भव्य बिश्नोई जो पूरे बाय इलेक्शन में अपने दादा के नाम पे वोट मांगते रहे, और मैंने एक दिन कहा कि भी भव्य जी किसी 2 दिन चोई भजनलाल को छोड़कर आप कुलदीप जी के नाम से भी वोट मांग के देखें, तो परंतु वो साहस नहीं जुटा पाए। ये प्रश्न कुलदीप बिश्नोई को, भव्य बिश्नोई को, रेणुका बिश्नोई जी को और उनके समर्थकों को खुद से पूछना चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी है कि जो परिवार के बड़े चोई भजनलाल के खिलाफ जिन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया, क्या राजनीतिक दबाव है, क्या राजनीतिक मजबूरी है, क्या आप उसका विरोध भी नहीं कर पाए। आपका राजनीतिक गुरु भजनलाल जी को ही माना जाता है, और जहां तक हमने आदमपुर हल्के से जो सुना है कि भजनलाल जी आपको एक बेटे के बराबर दर्जा मानते थे, तो आपका राजनीतिक गुरु भी भजनलाल है और आज आप राजनीतिक तौर पर भजनलाल परिवार के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये स्थिति कहां से कैसे? सार्वजनिक जीवन में पहली बार ही लोगों के समक्ष आया हूं और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा, और मैं खुली बहस के लिए तैयार हूं। राजनीतिक मुद्दों को, राजनीतिक मुद्दे हैं, परंतु आप इस इलाके के लिए क्या करने वाले हैं? क्यों नहीं ठीक फैसले लिया जाते? क्यों करदाताओं के पैसे का मिसयूज किया जा रहा है? क्योंकि कुलदीप जी भी समय समय पर पार्टियां बदलने का काम करते हैं, तो ये याद रख पाना भी कई बार मुश्किल हो जाता है कि फलां चुनाव उन्होंने किस पार्टी से लड़ा था। कि आदमपुर परिवार को वो कहते तो हैं मेरा है, परंतु उनका नहीं है। आज तक वो ये बताने में सक्षम नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए कि पार्टी बदलने के पीछे उनकी वजह क्या होती है। सलाम है आपकी टीम को अनूप जी कि आप आदमपुर विधानसभा के उन क्षेत्रों में गए, और मैं दावा करता हूं मैंने भी वो आपके वो वीडियो देखे। अगर कोई साथी वो वीडियो देखे उसका दिल भी पसीज जाएगा। देखिए, लोकतंत्र में किले नहीं होते, और अगर ऐसा किले होते तो 2019 में और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये अगर किले थे तो ढह गए। देखिए, मैं 2 चुनाव लड़ चुका हूं, तो राजनीतिक व्यक्ति तो हूं मैं, परंतु मैं राजनीति थोड़ी करता हूं, सामाजिक गतिविधियां ज़्यादा करता हूं। हरियाणा में कहावत है कि तिज्जे छोड़ बीजे। देखिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपसे बातों में और सवालों में नहीं जीत पाऊंगा। नमस्कार, द मीडिया हाउस के चाय पर चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप लोगों द्वारा जो ये कार्यक्रम इतना पसंद किया जा रहा है उसके लिए आपके आभारी। और आज चाय पर चर्चा में हमारे साथ विशेष मेहमान हैं जो किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है। राजनीति में भी एक बहुत बड़ा कद उनका है। हमारे साथ हैं सत्येंद्र सिंह, जिनको ज़्यादातर लोग सत्येंद्र आदमपुर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आदमपुर राजनीति का बड़ा गढ़ रहा है, और उस गढ़ में जाकर के अगर कोई योद्धा लड़ाई करता है तो वो अपने आप एक बड़ा नामी ग्रामी हो जाता है। स्वागत है सत्येंद्र सिंह जी आपका द मीडिया हाउस में। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, और मैं सभी द मीडिया हाउस के सभी दर्शकों को और सभी पूरी टीम का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सबको राम राम करता हूं। चाय पे चर्चा शुरू करते हैं। आप एक बार चाय लीजिए, इसके बाद आज आपसे कुछ खास राजनीतिक बातें करने का मन है, क्योंकि बहुत बार आपसे इंटरव्यू करने का सौभाग्य मिला है हमें भी। आदमपुर जैसे क्षेत्र में एक किसान का बेटा अपनी राजनीति शुरू करता है और धीरे धीरे वो चुनाव लड़ने के पायदान तक पहुंच जाता है। कहां से शुरुआत की और कितनी मुश्किलों के दौर से गुजरे? देखिए अनूप जी, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी जो तारीफ़ की, मैं समझता नहीं अपने आप को इतनी तारीफ़ के लायक हूँ। मैं एक साधारण से किसान परिवार में पैदा हुआ, और मेरे पिता का किसान होते हुए उनका एक जीवन में लक्ष्य था कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है समाज को आगे ले जाने का, समाज के हर वर्ग को आगे ले जाने का। उन्होंने शुरू से ही शिक्षा के ऊपर बल दिया, जिसका परिणाम ये रहा कि हम 5 भाई बहनों का परिवार है। सभी ने, मेरी बहनें जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उच्च शिक्षा है, भाई जो मेरे वो इंजीनियर हैं, और मुझे भी चंडीगढ़ और हरियाणा, हिसार में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला।
सामाजिक व्यक्ति मैं अपने आप को मानता हूं। आपने मुझे राजनीतिक व्यक्ति कहा, उसके लिए भी धन्यवाद। क्योंकि मैं आमतौर पे जब भी आदमपुर क्षेत्र में होता हूं या कहीं भी कोई राजनीतिक सामाजिक होता है तो मैं कहता हूं एक बात आमतौर पे कि चुनाव तो केवल 1 महीने का होता है, बाकी 5 साल में 1 महीने चुनाव है और 4 साल और 11 महीने व्यक्ति जो सामाजिक होगा वो समाज के लिए कुछ कर पाएगा। राजनीति में भी मुख्य उद्देश्य सबका कहीं ना कहीं समाज को एक नई दिशा दिखाना है, तो आप सामाजिक व्यक्ति बनकर भी कर सकते हैं। और चुनाव तो देखिए कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप से एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां आपके पास और बेहतर करने की, देखिए कई बारी साथी होते हैं वो कह भी देते हैं कि भाई कुछ अच्छा करने के लिए केवल राजनीति ही क्यों, क्योंकि बेहतर प्लेटफॉर्म है। आप देखिए पिछले दिनों नहीं एक लंबा इतिहास रहा है, सिविल सर्विसेज जिनको एक बहुत अच्छा एक माध्यम माना जाता है, जहाँ पे कहते हैं कि क्रीम बन के जाती है, वहाँ पे वो अलग अलग क्षेत्रों में देश में और प्रदेश में अपनी सेवाएं देते हैं। तो लोग वहाँ से भी या तो खुद अपना रिटायर होने के बाद या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर भी राजनीति में आते हैं। बहुत खिलाड़ी हैं खेल जगत से या और आर्थिक और सामाजिक जो क्षेत्र है उनसे भी लोग आते हैं, और उनका मेन उद्देश्य यही होता है कि काम तो वो वहाँ भी कर रहे हैं परंतु राजनीति में आपके पास और बेहतर विकल्प हो जाते हैं समाज के लिए काम करने के। जैसे कि मैं अभी पहले बात कर रहा था, आपने भी कहा किसान का बेटा आ गया है। आपका राजनीतिक गुरु भजनलाल जी को ही माना जाता है, और जहां तक हमने आदमपुर हल्के से जो सुना है कि भजनलाल जी आपको एक बेटे के बराबर दर्जा मानते थे, तो आपका राजनीतिक गुरु भी भजनलाल है और आज आप राजनीतिक तौर पर भजनलाल परिवार के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये स्थिति कहाँ से कैसे? देखिए निसंदेह जो भी हरियाणा की अगर कोई महान विभूतियों की बात होगी तो उनमें चौधरी भजनलाल का नाम हमेशा आदर की दृष्टि से लिया जाएगा। चौधरी भजनलाल हो, चौधरी बंसीलाल हो, चौधरी देवीलाल हो, ये वो लोग रहे हैं जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से हरियाणा को एक नई दिशा दिखाने का काम किया। निसंदेह अगर मैं कहता हूँ, सार्वजनिक मंचों से भी मैंने कहा है, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ चर्चा में भी मैंने कहा है कि अगर मैंने राजनीति का कह गए अगर सीखा तो चौधरी भजनलाल के सानिध्य में सीखा, और सीखने के लिए बहुत अच्छा मुझे मौका मिला। और खुशकिस्मती थी कि मेरा गांव न्योड़ी खुर्द चौधरी भजनलाल के राजनीतिक क्षेत्र या उनका कर्म क्षेत्र माने आदमपुर विधानसभा में है। पहले भी था, डिलिमिटेशन हुई 2009 में, उसके बाद भी आदमपुर में ही रहा। और चौधरी भजनलाल की जो सोच थी, चौधरी भजनलाल की पहली जो सोच थी वो ये थी कि वो आदमपुर को एक परिवार मानते थे। आदमपुर के हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी वर्ग से हो, किसी आर्थिक स्थिति से हो, उनके सुख दुख के अगर कोई साझीदार के नाम पे अगर कोई याद किए जाते हैं तो आज भी चौधरी भजनलाल, वो नेता तो है निसंदेह, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता रहे हैं, हरियाणा प्रदेश को एक नई राजनीतिक दिशा दिखाने का काम किया, परंतु आदमपुर क्षेत्र उनको अपने परिवार के बुजुर्ग के नाते आज भी याद करता है। तो उन्हीं से प्रेरणा मिली, राजनीति में आए। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे राजनीति में 2 बारी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका मिला, और उन्हीं की सीख थी कि मैंने आदमपुर विधानसभा में प्रत्येक गांव के 55 गांव है, प्रत्येक गांव में प्रत्येक व्यक्ति के घर तक आहट देने का काम किया, उनके सुख दुख का साथी बनने का काम किया, उनके संघर्ष का साथी बनने का काम किया। चाहे बुढ़ाक बाढ़ क्षेत्र के पानी की समस्या हो, चाहे 5 गांवों की जमीन की समस्या हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी, चाहे आदमपुर में पिछले दिनों आदमपुर गांव को आदमपुर नगर पालिका में शामिल किए जाने का संघर्ष हो, हर संघर्ष में मैं उनका साथी बना। युवाओं के साथ मैंने कंधे से कंधा मिलाकर युवा क्लब के माध्यम से उनका साथी बनने का काम किया मैंने। साथ ही साथ अन्य सामाजिक गतिविधियां थी, उनमें भी, चाहे वो गौरक्षा को लेकर हो, चाहे वो चिकित्सा को लेकर हो, जिस भी तरह की चीज़ें थी उसमें कहीं ना कहीं उनका मैं साझीदार बना। और मैं इस काम के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूँ, और कहीं ना कहीं सब आदमपुर क्षेत्र के जो लोग हैं, जो मेरा परिवार है, क्योंकि मैंने पिछले काफ़ी समय में, अनूप जी पीछे मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ, उससे पहले 2014 में मुझे आदमपुर विधानसभा से पहली बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला। उसके बाद से लेकर चाहे कोरोना काल रहा हो,
कोरोना काल में भी हमने जो अपना तरफ से जो बेहतर हम कर सकते थे, जिस तरीके से मदद कर सकते थे, वो करने का हमने काम किया। और हर परिवार के सुख दुख में हम साथी रहे, हर संघर्ष में रहे। और पिछले दिनों कहीं ना कहीं मैं ये मान सकता हूँ कि मेरे स्वास्थ्य की वजह से काफ़ी दिक्कतें आई और मुझे इस बात की कहीं ना कहीं पीड़ा है। वजह स्वास्थ्य रहा था, मेरी सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद मुझे 7-8 महीने तक एक तरह से आप ये कहे बेड रेस्ट पे रहना पड़ा या हॉस्पिटलाइजेशन होती रही, मेरी काफ़ी समस्याएं रही। परंतु 7-8 महीने जो मुझे, और आज मैं स्वस्थ हूँ, तो ये भी मैं कहीं ना कहीं आदमपुर क्षेत्र के मेरे परिवार की दुआओं का, उनके आशीर्वाद का असर मानता हूँ। सतेंद्र जी, अगर हम बात करें आदमपुर की, आदमपुर को भजलाल का गढ़ कहा जाता है, आप भी मानते रहे। आपने 2 बार प्रयास किया उस गढ़ को तोड़ने का, तो क्यों नहीं तोड़ पाई? देखिए अनूप जी, आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न किया है और इस प्रश्न का उत्तर तो कई दफ़ा मैं खुद भी इसको ढूंढने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल सीधे मन से, सधे मन से आदमपुर के क्षेत्र के लिए कुछ सपने हैं और उन सपनों को किस तरीके से साकार किया जाए। देखिए, चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण नहीं है। चुनाव मैंने लड़ा 2014 में, 2022 में, चुनाव और भी साथियों ने लड़ा, निसंदेह चुनाव 10-12 लोग लड़ते हैं और सबके चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु जो सपने मैंने युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों के पानी के लिए, गरीब, दलित, पिछड़ा, उनके उत्थान के लिए जो सपने हैं, उनको किस तरीके से साकार किया जाए, ये कहीं ना कहीं अभी भी मन में चलता है। और आपने पूछा कि ये क्यों नहीं आप कामयाब हो पाए, सफलता आपको क्यों नहीं मिली। देखिए अनूप जी, आपने परिचय में भी कहा, राजनीति नहीं आती, काम नीति आती है। काम करने का प्रयास किया, लोगों को साथ जोड़ने का प्रयास किया, परंतु राजनीति में कई बार इस तरह की घटनाक्रम हो जाते हैं, उनको लेकर मुझे लगता है कि मैं उतना अपने आप को राजनीतिक हथकंडों के लिए अपने आप को मैं परिपक्व नहीं कर पाया। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है अनूप जी। समय और सिखाया है कि किस तरीके से राजनीति में आगे बढ़ना है। कई बारी आपकी इच्छा कुछ और होती है, परंतु वो नज़र कुछ और आती है। पिछले चुनाव का एक मैं वाक़या आपको बताऊंगा। पिछले चुनाव में एक पत्रकार साथी से इंटरव्यू पे बात हो रही थी और इंटरव्यू के दौरान मैंने कोई ऐसी बात कही जिसका विरोधी पक्ष ने बात का बतंगड़ बना दिया। वैसे मैं बीच में रोकूं, मैं इसे एक क्वेश्चन लेना चाह रहा था, लेकिन आपने पहले ही उस बात को शायद भाप लिया। चलो, क्योंकि आपने पूछा ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, राजनीति में सभी तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं और जिस पारिवारिक राजनीति के खिलाफ मैं एक साधारण आम किसान का बेटा होने के नाते जो संघर्ष कर रहा हूँ। देखिए, मैं गांव न्योली खुर्द है मेरा, खुद मैं किसान हूँ। गवर्नमेंट स्कूल से मुझे शिक्षा मिली, मेरे बच्चे आज गवर्नमेंट स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और एक बयान था मेरा, किस तरीके से राजनीति में ओछे हथकंडे अपनाए जाते हैं। हार जीत महत्वपूर्ण नहीं होती, परंतु मैं कहता हूँ कि राजनीति शुचिता से चलनी चाहिए। मैंने बयान दिया, उसको तोड़ा गया, मरोड़ा गया, उसको अपने इस्तेमाल के लिए अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। उसके बहुत ज़्यादा गहराई में मैं नहीं जाना चाहूँगा, परंतु इस तरह के हथकंडे लगाकर अगर कोई जीतता है, अगर राजनीति को आप धर्म में, जाति में बांटने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं आपको बताया, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो और खेलों का मामला हो, युवाओं को आगे बढ़ाने का मामला हो, किसानों को आगे बढ़ाने का मामला हो, उन मुद्दों पर कोई भी व्यक्ति, मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद आज मैं अनूप जी लगभग जो मीडिया हाउस के सामने आज मैं बैठा हूँ, वो लंबे लगभग 1.5-2 साल के अंतराल के बाद मैं सार्वजनिक जीवन में पहली बार ही लोगों के समक्ष आया हूँ और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूँगा। और मैं खुली बहस के लिए तैयार हूँ। राजनीतिक मुद्दे हैं, परंतु आप इस इलाके के लिए क्या करने वाले हैं, क्या सर्वांगीण विकास करेंगे, किस तरीके से किसानों के लिए आप बेहतर सुविधाएं लेके आएंगे। समझ नहीं आता क्या खेल
राजनीतिक आदमपुर में चल रहे हैं, एक योजना लेके आते हैं, उस योजना को बंद कर देते हैं। मैं नगर पालिका का उदाहरण दूंगा आपको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर पालिका लेकर आती है, 3 गांवों को, 3 पंचायतों को उसमें ज़बरदस्ती जोड़ा जाता है, फिर उसमें से एक पंचायत निकाल दी जाती है, फिर बाकी हुई 2 बची हुई पंचायतों को 2 साल तक आप चलाते हो। अब जब पिछले लोकसभा चुनाव में नतीजे आपके प्रतिकूल नहीं आए, आपके प्रतिकूल आए, अनुकूल नहीं आए, तब आज आप उसको बंद करने की बात करते हैं, जा रहा है अब उसको दोबारा बदलने की बात करते हैं। क्यों नहीं ठीक फैसले लिए जाते? क्यों करदाताओं के पैसे का मिसयूज किया जा रहा है? क्यों लोगों को मुख्य मुद्दों से, बेरोजगारी में आज हरियाणा प्रदेश में हिंदुस्तान में 1 नंबर पर आ गया है, क्यों बेरोजगारी के मुद्दों पर, क्यों किसानों से जुड़े मुद्दों पर, क्यों सुरक्षा के मुद्दों पर आप हिसार में हाल देखिए, सरेआम लोगों से किस तरीके से फिरौती की मांग की जा रही है। व्यापारी, किसान, युवा, महिलाएं सब भय के वातावरण में जी रहे हैं। इन सब मुद्दों को छोड़कर क्यों आप एक योजना लाते हैं फिर उसी को वापस बंद करने का काम करते हैं? ये समझ से परे है। इस तरह के मुद्दों को अगर बंद कर दिया जाएगा तो मैं 100% आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र भी अपनी एक नई इबारत लिखने का काम करेगा, जिसमें पिछले चुनाव देखे आप, बाई इलेक्शन में जो टिकटार्थी थे और उनके जो पिता थे, उन्होंने क्या वायदे करके लोगों से वोट मांगी थी, क्या झूठे छलावे देने का काम किया, क्या लोगों को बहकाने का और बरगलाने का काम किया, क्या उसमें से कुछ भी पूरा हो पाया? क्यों नहीं आदमपुर विधानसभा के मेरा परिवार इन सवालों के ऊपर बात करता? क्यों राजनीति को विकास की परिभाषा छोड़कर और मुद्दों की तरफ ले जाने का काम करता है? अब आपको क्या लगता है कि आदमपुर में एक हर बार नारा दे दिया जाता है कि मैं आपका, आप मेरे, और इसी नारे पर एक परिवार जीता रहता है। आपको लगता है कि इस बार आदमपुर के लोग विकास चाहेंगे? क्योंकि हमने भी पीछे 4-5 गाँव में जाकर के स्टोरीज की, पानी की समस्या वहाँ पर है, बिजली की समस्या वहाँ पर है, बुढ़ाक का जिक्र आपने किया, नहर में पानी की समस्या वहाँ पर है। तो क्या लगता है इस बार वहाँ का जागरूक मतदाता है वो इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा? देखिए, हर दिन के साथ एक नई सुबह शुरू होती है, एक नई आस लेकर आता है हर नया दिन, हर नया चुनाव, हर अगला चुनाव एक आशा की किरण लेकर आता है कि हाँ, इस बारी चुनाव में जो मुद्दे होंगे वो धर्म पर, जाति पर, एक परिवार के विकास को ना लेकर कहीं ना कहीं 36 बिरादरियों के और सभी वर्गों के कल्याण के लिए और उत्थान के लिए होंगे। ऐसी मेरी अपेक्षा है और मैं चाहता हूँ। आज हिंदुस्तान युवाओं का देश है, 65% से ज़्यादा आबादी हिंदुस्तान की युवाओं की है, और मैं तो आह्वान करता हूँ युवाओं से कि युवाओं को आगे आना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी को, अपने आने वाले कल को और इस देश के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए राजनीति की, धर्म और जाति की और परिवारवाद की इन झूठे छलावों से बढ़कर विकास की बात करनी चाहिए। आदमपुर बाई इलेक्शन में भव्य बिश्नोई 15,000 वोटों से जीतता है, लेकिन जब अब लोकसभा चुनाव होते हैं तो वहाँ से बीजेपी हार जाती है, क्या वजह? देखिए, आपने बिल्कुल बहुत उचित किया, और ये पहली बार नहीं है कि जब वहाँ पर मैं ये मानूं कि जिस पार्टी में कुलदीप जी रहे हैं, क्योंकि कुलदीप जी भी समय समय पर पार्टियां बदलने का काम करते हैं, तो ये याद रख पाना भी कई बार मुश्किल हो जाता है कि फलां चुनाव उन्होंने किस पार्टी से लड़ा था और क्यों लड़ा था। आज तक कुलदीप जी, मैं मानता हूं कि आदमपुर परिवार को, वो कहते तो हैं मेरा है, परंतु उनका नहीं है, आज तक वो ये बताने में सक्षम नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए कि पार्टी बदलने के पीछे उनकी वजह क्या होती है। वो निजी तौर पर पार्टी बदलते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पार्टी बदलते हैं, व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए पार्टी बदलते हैं। अगर वो कहें कि मैं आदमपुर परिवार के लिए पार्टी बदल रहा हूँ, तो क्यों नहीं वो पार्टी बदलने से पहले राय मशवरा लेने का काम करते? क्यों नहीं वो कहते कि मैं ये पार्टी बदलूँगा और ये मेरा विकास का एजेंडा है, और मैंने अगली पार्टी, जिस पार्टी में मैं जा रहा हूँ, मैंने उस पार्टी से इस पे हाँ भरवाने का काम किया है कि ये काम मैं आदमपुर हलके के विकास के लिए करूँगा। यही वजह रही। झूठे स्वप्न दिखाए गए। मुद्दा था आदमपुर बाई इलेक्शन में स्कूल बंद कर दिए गए थे, हमने वो लड़ाई, स्कूलों की लड़ाई लड़ी, धरने दिए, प्रदर्शन किए, स्कूल कुछ दिन के लिए खोले गए। बाई इलेक्शन के तुरंत बाद वो स्कूल फिर बंद कर दिए गए। कुलदीप जी ने नारा दिया कि हम 96 से लेकर 2022 तक का उन्होंने हवाला दिया कि 26 साल से हम वनवास झेल रहे हैं, उस वनवास को दूर करने का काम करेंगे। सलाम है आपकी टीम को अनूप जी कि आप
आदमपुर विधानसभा के उन क्षेत्रों में गए, और मैं दावा करता हूं, मैंने भी वो आपके वो वीडियो देखे, अगर कोई साथी वो वीडियो देखे उसका दिल भी पसीज जाएगा, करुणा से भरेगा। पानी पहली आवश्यकता है, उसकी भी सुविधा कुलदीप जी के दावे के अनुसार, कुलदीप जी के शब्दों में, जो 26 साल का उन्होंने वनवास तोड़ने के नाम की जो उन्होंने वोट ली, वो भी एक पानी तक, पीने का पानी तक मुहैया नहीं कर पाए। इसीलिए मुझे लगता है कि आदमपुर क्षेत्र ने इस बारी कुलदीप जी जिस उम्मीदवार को समर्थन दे रहे थे, क्योंकि ये परिवार चुनाव नहीं लड़ रहा था, परंतु कुलदीप जी के परिवार के समर्थित उम्मीदवार को हराकर आदमपुर के लोगों ने अपनी मंशा जाहिर की कि इस बारी, अगली बार हम विकास की बात करेंगे, परिवारवाद की बात नहीं करेंगे, बहकावे में और बहलाने में नहीं आएंगे। तो क्या इस बार 2024 में एक बार फिर आप टक्कर देने के लिए आएंगे मैदान में? क्योंकि लड़ाई तो आपके परिवारवाद के खिलाफ है, लड़ाई आपकी वंशवाद के खिलाफ है, तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप किधर से आएंगे, लेकिन टक्कर देने के लिए एक आखिरी दांव मतलब खेलेंगे 24? अनूप जी, मैं जो संघर्ष कर रहा हूँ, मैं उसको लड़ाई नहीं कहूँगा, संघर्ष जो मैं कर रहा हूँ आदमपुर के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, एक संघर्ष जो मैंने आज से 10-12 साल पहले शुरू किया था, उस संघर्ष को लेकर आगे बढ़ाऊँ। और ये लड़ाई इस बारी नहीं, ये लड़ाई जब तक मेरे शरीर में जान है, सांस है मेरे शरीर में, आदमपुर के विकास के लिए, आदमपुर के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण उत्थान के लिए मैं ये संघर्ष करता रहूँगा। मतलब सत्येंद्र सिंह ने ठान लिया कि किला तोड़ के ही दम लेंगे। देखिए, लोकतंत्र में किले नहीं होते, और अगर ऐसा किले होते तो 2019 में और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये अगर किले थे तो ढह गए। परंतु हाँ, जो बहलाने का, बहकाने का, जो झूठे स्वप्न दिखाने का जो खेल है, उसको मैं अपने दम पर, अपने परिवार के सहयोग से, सब लोगों को साथ लेकर उसको कहीं ना कहीं पर्दाफाश करता रहूँगा जब तक मैं कर पाऊँगा। एक और सवाल जरूर मैं लेना चाहूँगा कि जब आप बाई इलेक्शन में आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, उस टाइम एक बूम सा आ गया था आम आदमी पार्टी में, लोग ज्वाइन कर रहे थे, दूसरी पार्टियां छोड़ करके एक भविष्य तलाश रहे थे कि भी आम आदमी पार्टी हरियाणा में विकल्प हो सकती है। ऐसा उस चुनाव में पार्टी ने अपने उम्मीदवार को तो हराया ही हराया। देखो, ये जग जाहिर सी बात है, डेंट बहुत बड़ा मारा, खुद की पार्टी को भी मार लिया, तो उसके क्या कारण मानते हैं सर? देखिए अनूप जी, बड़ा संवेदनशील प्रश्न किया आपने। संवेदनशील इसलिए कि उस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, मैं ये कहूँगा कि बनाया गया कि भाई सत्येंद्र तो रोज़ पार्टी बदलने का काम करते हैं, जबकि मैंने केवल दूसरी राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी में जाने का काम किया था। मैं 1995-96 से राजनीति में सक्रिय हूँ। NSUI में मैंने काम किया, यूथ कांग्रेस में किया, किसान कांग्रेस में किया, फिर जिला में उपाध्यक्ष के पद पर काम किया। 2014 में मुझे टिकट मिली। कुलदीप बिश्नोई जी 2016 में, फरवरी 2016 में कांग्रेस ज्वाइन कर गए। अगर मुझे दल बदलना होता तो मैं उसी समय चला जाता, परंतु मैंने लोगों के परिवार के संघर्ष के लिए काम किया। और 2018 में जब राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी के, तब उनके सम्मान में प्रदेश अध्यक्ष जी उसमें मुख्य अतिथि थे, अशोक तंवर उस समय प्रदेश अध्यक्ष होते, तो उनके सहयोग से हमने एक रैली करी जिसमें हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पानी दो रोजगार दो रैली के नाम से किया और पानी और रोजगार का हक मांगने का काम किया था। परंतु परिस्थितियाँ बनी कांग्रेस पार्टी में, उस समय ऐसा हुआ कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुलदीप जी के सुपुत्र को टिकट दे दी गई अचानक, और जो कि लोगों के, मैं ये मानता हूँ कि लोगों की भावनाओं के विपरीत जाकर कांग्रेस पार्टी ने उस समय टिकट दी थी। कहीं ना कहीं वही चीज़ जो ये परिवार, कुलदीप जी लोगों को, आदमपुर को परिवार कह के बहकाने बरगलाने का काम करते थे, इन्होंने हाईकमान को भी और प्रदेश के नेतृत्व को भी बहकाने और बरगलाने का काम करके अपने पुत्र के लिए टिकट ले गए। उसका लोगों ने जवाब दिया। उस समय उनकी जमानत जब्त हुई, उसके बाद वो विदेश चले गए। मैं मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आदमपुर आए, उन्होंने कहा कि इस इलाके की लड़ाई को, इस परिवारवाद से छुटकारा दिलाएंगे। उन्होंने शामिल किया, उनके साथ काम किया, कंधे से कंधा मिलाकर 3 साल हमने 3.5 साल अलग अलग पदों पर काम किया। और उसके बाद
कुलदीप बिश्नोई जी फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। किसी ने कुलदीप बिश्नोई से सवाल नहीं पूछा कि आप कभी कांग्रेस में होते हैं, कभी हरियाणा जनहित कांग्रेस में होते हैं, कभी आप बसपा से समर्थन लेते हैं, कभी आप हमारे पूर्व में मंत्री रहे विनोद शर्मा जी ने एक पार्टी बनाई, उनके साथ उन्होंने गठबंधन किया, फिर वो कांग्रेस में आए, फिर वो बीजेपी में चले गए। उनसे किसी ने सवाल नहीं किया क्योंकि वो बड़े परिवार से आते थे। मैं एक साधारण परिवार से इस इलाके की लड़ाई लड़ने के लिए जब मैंने दूसरी बारी आम आदमी पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया, क्योंकि देखिए उस समय सबसे बड़ा मुद्दा था शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर उस नीतियों से प्रभावित होकर मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। क्या वजह रही, किस तरीके से विरोधी पार्टी उस चुनाव को उस बयान से तोड़ मरोड़ के पेश किया, उस चीज़ से निसंदेह इसी तरीके से बाई इलेक्शन में जो दूसरे प्रत्याशी जयप्रकाश जी थे, वो भी मुझे लगता है कि 5-6 दल बदल कर आए थे, उनसे भी किसी ने सवाल करने का काम नहीं किया। परंतु एक साधारण किसान, गरीब किसान के